तो हेडिंग डालना VBT में स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग, पेज नंबर 49। सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगा वो होगा P और P ऑर्बिटल्स का। तो PP ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा एक्सटेंड करता है, एरिया वो ज्यादा लेता है, इसलिए उसमें स्ट्रांग बॉन्डिंग बनता है। उसके बाद SP, उसके बाद SS। ऐसा क्यों, ये स्ट्रांग क्यों है ओवरलैपिंग? तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगा PP में, उसमें एरिया जो होता है वो ज्यादा कवर होता है। उसके बाद जो एरिया कवर होगा वो S और P में कवर होगा, और सबसे कम एरिया जो कवर होता है वो होता है SS में। तो इसीलिए बॉन्ड क्या माना जाता है? स्ट्रांग माना जाता है। इसलिए बॉन्ड को क्या माना जाएगा? स्ट्रांग माना जाएगा। ठीक है, तो PP ओवरलैपिंग वाला स्ट्रांग माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अब दूसरे टाइप से पूछेगा। अब यहां मान लो हाइड्रोजन में हम ओवरलैपिंग करते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां का था? नंबरिंग के साथ बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N 1s 2s कहां का था? 1s और 1s, बरोबर है क्या? और यहां पर अगर मैं H और Cl लिख दूं तो 1s और 2p। अब यहां पर ऐसे दिया जाएगा, हाँ 3p होगा, बरोबर है। H और F, ये 1s और ये 2p। अब देखो, ये तो हमें समझ में आ गया ओवरलैपिंग, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन आपको नंबर के साथ दिया जाएगा 1s 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 2p, पहले इसको लेना है। यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, 1s 2p 1s 3p। PP में अगर बोले तो अगर मैं O2 बोलूं या F2 ही बोल दूं तो ये 2p और 2p है। इलेक्ट्रॉन कहां का है? 2p और 2p। अगर मैं 3p और 3p बोलूं तो ये 3p और 3p हो गया। अब ये यहां पर हमें जो देखना है स्ट्रॉन्ग, कौन स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पर हम जो देखेंगे वो नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहां पर हम नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, बराबर है क्या? जैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा यहां पे, ये लेवल 3 वगैरह में एक क्वेश्चन मिलेगा। पेज नंबर 74 निकालो, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 29। देखो उसको, क्वेश्चन नंबर 29। किसके किसने बुक बोला है? 2s 2s में, 2p 2p में, और 2s 2p में, और 1s 1s में। अब यहां नंबर से रिप्रेजेंट किया है। थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं ये कि 2s और 2s है, 2p और 2p है, और 2s और 2p है। थोड़े टाइम के लिए नंबर मत सोचो। और चौथा भी नहीं हम ले रहे हैं, फोर्थ वन जो है वो अभी नहीं ले रहे हैं। मुझे ये बताओ, ये नंबर हटा दो, सब नंबर इक्वल है। मुझे ये बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? ये। अगर नंबर सेम है तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर नंबर सेम है, जैसे 2s 2s, 2p 2p, 2s और 2p, इफ नंबर विल बी सेम, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी सेम। कहने का मतलब ये है कि ये अगर ऑर्बिटल 2p का है और ये ऑर्बिटल 2p का है, तो इनमें ओवरलैपिंग क्या होता? अच्छा होगा। लेकिन अगर ये 2p का है और ये 3p का है, तो इनमें ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गया? तो सेम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें ओवरलैपिंग अच्छा होता है। तो अगर
कुल मिला के हमारा समरी ये है कि अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हम इसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। सबसे ज्यादा किसको बोलेंगे? पी और पी को, फिर एस पी, और फिर इसमें सबसे ज्यादा किसको हम बोलेंगे? 2p और 2p को, pp को, क्योंकि क्वांटम नंबर सेम है, ये 2 और 2 सेम है। फिर किसको बोलेंगे हम? 2s, और फिर किसको बोलेंगे? कोई डाउट इसमें? नहीं। लेकिन अब इसमें जो फोर्थ वन जो ऑप्शन दिया हुआ है 1s और 1s है, तो हमने तो बोला है कि s और s सबसे पीछे है। अब उसके अकॉर्डिंग तुम्हें 1s को कहां रखोगे? यहां रखोगे। लेकिन 1s और 1s में जो ओवरलैपिंग होता है सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है। बाय डिफॉल्ट उसमें ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा। इसलिए तुम देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कल ही पढ़ाया था मैंने वो वाला एनर्जी। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कल जो डायग्राम पहले बिल्कुल जो फर्स्ट चैप्टर पे ये बॉन्ड दिया हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लग रहा है? इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना लगेगा? 434.72 किलो जूल। और क्लोरीन को तोड़ने में कितना लग रहा है? 239.1। इसका मतलब कौन स्ट्रांग है? ये वाला स्ट्रांग हो गया। तभी तो इसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? उसको तोड़ने में जितना एनर्जी लगना है। तो हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ने में 434 लग रहा है और क्लोरीन को तोड़ने में इतना किलो जूल लग रहा है, तो कौन स्ट्रांग हुआ? तो इसीलिए 1s और 1s का ओवरलैपिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए इसका बॉन्ड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। यानी ओवरलैपिंग से किसका लेना देना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया क्या? ये बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग के वजह से 1s और 1s के ओवरलैपिंग की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है। और यहाँ डेटा भी दिया हुआ है 434 और यहाँ डेटा दिया है 239। इसका मतलब ये हुआ हमें इसमें एनर्जी कम लगेगा और इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा कोई पूछेगा क्यों लग रहा है, कोई पूछेगा कि इसका बॉन्ड एनर्जी क्यों ज्यादा है, तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन होगा कि इनमें जो दोनों में ओवरलैपिंग हुआ है वो 1s और 1s का हुआ है, और इनमें जो ओवरलैपिंग हुआ है 3p और 3p का हुआ है। तो तुम फिर बोलोगे सर p और p का तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर क्वांटम नंबर के साथ दिया गया है और 1s और 1s है और यहाँ 3p और 3p है, तो हम बोलेंगे कि 1s और 1s का ओवरलैपिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3p सबसे ज्यादा होगा। बाय डिफॉल्ट 1s को किसी के साथ कंपेयर करना ही नहीं है, ये सबसे स्ट्रांग होगा। 1s पहला नंबर पे जाएगा कहीं भी अगर आता है तो ये सबसे स्ट्रांग माना जाएगा। तो यहां वाला ये फॉलो नहीं करेगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर नॉर्मल तुम्हें दिया जाए, नॉर्मल केसेज में कि आप बताओ, तब आप पीपी बताओगे, फिर एसपी बताओगे, फिर क्या बताओगे। लेकिन आपको क्वांटम नंबर के साथ दे दिया जाए तब आप सबसे पहले किसको लोगे? अगर सब सिमिलर है क्वांटम नंबर तो किसको फॉलो करोगे? पीपी। समझ में आएगा? अभी और दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें बता दे रहे हैं, पहले इसको लिख लो। तो हमें ऐसे लिख लो, पहले इसको मैं हटा रहा हूं, इसको दूसरे क्वेश्चन में हम लाते हैं, इसको हटा रहा हूं। पहले इसको लिख लो कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग किसको माना जाएगा। तो इसको यहां से जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉलो है सेम है तो पीपी देन एसपी और देन एसएस। हाँ एसएस, तो यहां से ये फॉलो हो गया जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो। और बाय डिफॉल्ट इसको क्या माना जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। इसीलिए हाइड्रोजन में, तो ये बात लिख भी लेना कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लिख लो पहले, इसको मैं जो लिखवा रहा हूं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज 434.72 किलो जूल। 434.72 किलो जूल पर मोल। पर मोल बोले तो एक हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए नहीं, कितने हाइड्रोजन को तोड़ना है? 1 मोल हाइड्रोजन को तोड़ना है। विच इज ग्रेटर देन
which is greater than bond energy of which is greater than bond energy of which is greater than bond energy of हाँ CL बॉन्ड चाहे C in Cl2 लिख लो, which is greater than Cl2 बॉन्ड एनर्जी, Cl2 बॉन्ड एनर्जी, और Cl2 का बॉन्ड एनर्जी कितना है 239.1। अब ये तो हमने स्टेटमेंट दिया, क्या स्टेटमेंट दिया कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और उसका डेटा हमने दिया कि इसका डेटा 434.72 है और इसका डेटा इतना है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन लिखो नीचे, रीजन क्या है, रीजन क्या लिखोगे, हाँ यहां लिखेंगे मैं बता दे रहा हूं, तुम लोग खुद लिखोगे, मैं नहीं लिखो, तुम लोग कोशिश करो खुद से लिखने के लिए, उससे क्या होगा तुम्हारा बोर्ड में भी लिखने का प्रैक्टिस बढ़ेगा, तुम्हें चीजें जब समझोगे ना, हम स्टोरी तब लिख पाते हैं जब उस चीज के बारे में हमें नॉलेज होता है। समझ में आ गया? चेतन भगत का नाम सुने ना, चेतन भगत का नाम नहीं सुने, IITian है वो, IIM भी है, IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ है, राइटर है, कई मूवी उसके भी आए, मूवी ने उसके बुक पे 2 स्टेट्स से और ये हाफ गर्लफ्रेंड और कई सारे उसके मूवी है, मतलब उसके बुक पे आया हुआ है, वो IITian है, तो स्टोरी वगैरह लिखता है तो उसका मतलब उसके दिमाग में इमेजिनेशन हो रहा है, कोई भी चीज में हमें पारंगत होना चाहिए। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि लिखने का आइडिया खुद जनरेट करो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, यहाँ वीक क्यों है, इसका मीनिंग हम लिखेंगे ही इन हाइड्रोजन, मैं बता दे रहा हूं तुम लोग खुद लिखोगे, इन हाइड्रोजन 1s and 1s will be overlapped which is more stronger as compared to in chlorine 3p overlapping, that's why this one is more stronger। क्या लिखोगे, लिखो, मैं बोल रहा हूं, in H2 1s overlapping 1s overlapping will occur, and in Cl2 3p and 3p overlapping will occur, 3p overlapping will occur। ठीक है, समझ में आ गया? And we know that 1s is more stronger than, and we know that 1s overlapping is more stronger than 1s overlapping is more stronger than 1s overlapping is more stronger than 3p, और इससे ही ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा हो जाता है। इसका आंसर भी वहां वाला आंसर समझ में आ गया ना, क्या करना है। अब देखो थोड़ा सा इसमें और बातें करते हैं इसमें। अगर क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगा तो क्या हम बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ तो क्वेश्चन दिया है क्वांटम नंबर सेम है, अब मान लो क्वांटम नंबर सेम नहीं है, तो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जो मिनिमम होगा पहले तुम लिखोगे 1 1, अगर नंबरिंग दिया है तो, और नहीं दिया है तो ये हमारे पास है। अगर नंबरिंग दिया है मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया तो 1 1, देन 1 2, देन 2 2, देन 2 3, देन इससे ज्यादा तो होगा नहीं। समझ में आएगा? अगर नंबरिंग दिया है तो हम ऐसे करेंगे। इफ नंबरिंग विल बी सेम,
SS, सॉरी PP, देन SP, देन अगर नंबरिंग डिफरेंट है तो 1 को ज्यादा मानना है। अब 1 में तो P होता नहीं है, 1 में क्या होता है, इस ऑर्बिट में क्या होता है, n = 1 में क्या होता है, S होता है। तो 1s n = 2 में क्या होता है, SP होता है ना। अब ध्यान देना, 1 है और 2 है, तो अगर मान लो 1s है और सॉरी हाँ 1s है और 2p है, तो 1 में तो s ही होगा ना, 1 में तो p होगा नहीं, तो उसके बाद किसका आने वाला है, 1s और, क्योंकि एक तो 2 लेना है। अच्छा 1s और 2 में मैं क्या s नहीं ले सकता हूं, ले सकता हूं ना मैं। अब मुझे बताओ इसमें कैसे करोगे, 1s इसका मैंने चुना, ये वाला ध्यान देना, ध्यान से सुनना, 1s 1 में तो s ही होता है ना, तो 1s ले लिए। 2 में क्या ले सकते हैं, 2 केस हो सकता है, या तो इसको ले लेंगे या तो इसको ले लेंगे। तो 2 में या तो मैं 2p ले लूं या तो 2 में क्या ले लूं, दोनों हो सकते हैं ना। अब दोनों में किसको स्ट्रॉन्ग मानोगे, अब चले जाओगे इस पे, समझ में आ गया। तो SP बोलोगे या SS बोलोगे, SP बोलेंगे। इफ क्वांटम नंबर विल बी सेम देन फॉलो दिस वन, दैट मीन्स इसमें समझ में आया मैं क्या बोला। अगर ये दोनों मैच कर गया तो आपको ये फॉलो कर देना है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो नंबरिंग को पहले लाना है। ये तब लिखा गया है जब आपका क्वांटम नंबर सेम है, इसमें नहीं मेंशन किया है, बाकी बुक में मेंशन करेगा वो, दूसरे मटेरियल्स वगैरह में देखोगे बुक वगैरह में तो मेंशन किया रहता है। ये यहां पर नंबर क्वांटम नंबर मेंशन नहीं किया हुआ है। कोई डाउट इसमें, तो पहले किसको चुनोगे, नंबर को, अगर नंबर सेम है तो किसको चुनोगे, ये वाला PP को। कोई डाउट है, चलो इसको भी ले लेते हैं। 2 है तो 2 में और 2 में करवाना है, तो 2s और 2s हो सकता है, 2p और 2p हो सकता है, मतलब दोनों एटम 2p और 2p का हो, या दोनों एटम कहां का हो, 2s और 2s का हो सकते हैं ना। एक 2s का हो सकता है, एक एटम 2s का हो सकता है, एक 2, यही 3 प्रोबेबिलिटी हमारे बनाने का। फोर्थ वन भी है क्या कोई, नहीं, s और p एक ही बात है, पहला हम s का नाम लेते हैं। या तो दोनों एटम किसका हो, 2s, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये 2s और 2s का हो सकता है, 2p और 2p का हो सकता है, या एक एटम 2s का हो और एक एटम, दो एटम ओवरलैप होते हैं ना। अब इसमें आपको चुनना है किसको, तो हम बोलेंगे 2p और 2p, क्योंकि नंबरिंग सेम आ गया ना। देन 2s, देन समझ में आया कि मैं क्या बोला। लेकिन इनमें अगर दिया जाए, तो किसको चुनोगे पहले, यहाँ नंबर पहले चुनना है। इसमें देगा तो कंफ्यूजन मत आना कि किसको हम चुने, सर PP बोले थे आप, SP कहां से लिख दिए हो। तो नंबर यहाँ देखो ध्यान से, 1 और 2 है, यहाँ नंबर क्या है, तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, समझ में आया क्या। तो रटना नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस नंबर को देना है। इफ नंबर विल बी सेम देन गो, नंबर सेम होगा तब इसके साथ जाएंगे हम, समझ में आया क्या। वही क्वेश्चन लेवल 3 में है या 2 में है तुम्हारे वॉल्यूम में, तो इसको रटना नहीं है, दिमाग में लगाना है कि हमें क्या पहले प्रीफर करना है। तो हमें प्रीफर करना है नंबरिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पहले प्रायोरिटी देना है। देन आफ्टर SS PP, देन SP, देन PP। तो ये तब होता है जब आपका क्वांटम नंबर मैच करता है, तब होता है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो रैंडम क्वेश्चन पूछे हम, बताओगे ना, इसको लिख लिए।
तो रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताना। 2s 3p 2s 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 और 2s स्ट्रॉन्गर है 2s। यहाँ क्या चेक करोगे? क्वेश्चन लिखते जाओ, क्वेश्चन लिखते जाओ। तो लिख लेना 2s बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हम नंबर चेक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी सेम देन गो थ्रू इट। कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, 3s 3s 3p 3p 3s 3p 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 3sp। तो सबसे लिख लो इसमें 3p 3p देन 3s 3p देन 3s 3s। यही तीन पॉसिबिलिटी है, तीन 3 में बनने का। एक डी भी है, हम डी का भी नाम नहीं ले रहे हैं। वन और 3 में अभी डी का ओवरलैपिंग हमने कराया ही नहीं। डी ओवरलैप करवाएंगे तो बताएंगे। अभी डी का ओवरलैपिंग हमने करवाया ही नहीं। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो, तो VBT समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। SO2 और SO3 में, इसमें आपको पाई का नाम बताना है कि P पाई है या P पाई D पाई है। और इसमें भी आपको सेम नाम बताना है। और बहुत जगह ये कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है। आपको बताना है इस दोनों में कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि ये VBT का सबसे फेमस क्वेश्चन है। और अगर है तो उनकी नंबरिंग कितने, मतलब पाई के बारे में आपको बताना है। ये स्ट्रॉन्ग वाला क्लियर हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जो कि कई कंपटीशन में आते हैं। अब मुझे बताओ जो SO2 और SO3 के में जो पाई बॉन्ड है वो किस टाइप के पाई बॉन्ड है, उसका टाइप क्या है? पहले आप क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले आप क्या करो, दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप पहले डिसाइड करो कि SO2 में कितना सिग्मा है और कितना पाई है। SO2 में, SO3 में कितना सिग्मा है और कितना पाई है। अब सबका नाम लिखो कि कैसा सिग्मा है। सिग्मा SS है, सिग्मा SP है, कैसा सिग्मा है। तो हमारा स्टेप्स यहां से निकल के आएगा। SO2 का बॉन्ड बन गया। तो अब यहां से आगे जो है वो आपको बॉन्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं कि सर बॉन्ड ही नहीं बनाने आ रहा है, कितना सिग्मा है कितना पाई काउंट ही नहीं हो रहा है। अब ये पता करो
अब VBT के ऊपर मैं थ्योरी पढ़ा दिया हूं, आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये पता करो आप कि जो पाई बॉन्ड बना रहा है या सिग्मा बना रहा हो कहाँ का है, सल्फर में वो इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, बोलो। 2 सिग्मा और एक पी 2 सिग्मा कौन सा है, पी, 2 सिग्मा पी है। हाँ और मतलब एक सिग्मा पी, वो ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे बोल रहे हो ना कि हाँ सिग्मा 2p और 2p है, ये बोलना चाह रहे हो। और एक पी पाई, हाँ एक पी पाई और पी पाई है, और एक पी पाई, एक पी पाई और डी पाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीन सिग्मा है, हाँ 3 सिग्मा, इसमें 2 सिग्मा है ना, संख्या 2 है इसका। लेकिन एक ये पी का नहीं है ना, एक सल्फर कहाँ का है, वो 3 का होगा, 2 नंबर होगा उसका, 2 सिग्मा है, सिग्मा 2 है, 2 सिग्मा है, बरोबर है। नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 2, यहां मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ पाई इक्वल टू 2। ये सिग्मा 2 है और 2 पाई है। मुझे सिग्मा छोड़ो, पाई बता दो, पाई पूछा जाता है मेन। एक पी पाई पी पाई, 2 पी पाई, बिल्कुल करेक्ट। और एक क्वेश्चन कई कंपटीशन में आया हुआ है। सिग्मा छोड़ दो, पाई के बारे में पता करो, क्योंकि मेन पाई पूछता है, सिग्मा नहीं पूछता है। आगे चल के क्या होता है ना, ये जो VBT का सिग्मा वाला ओवरलैपिंग है ना, वो गलत बताया है उसने, लेकिन पाई वाला बिल्कुल सही बताया है। इसीलिए ज्यादा पाई के बारे में पूछा जाता है, सिग्मा के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। वो हाइब्रिडेशन में आते ही ये पाई वाला जो है सब कुछ एंड हो जाएगा। लेकिन हम बॉन्ड ऐसे बनाएंगे, ऐसे नहीं कि बॉन्ड बनाने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा, बॉन्ड बनाने का तरीका यही रहेगा हमारा। इसका क्वेश्चन ये था कि इसमें क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें वॉल्यूम में मिलेगा या VK जैसा वाला मिलेगा, इसमें पूछेगा कि कितना पी पाई बॉन्ड है और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड है, या इसमें पी पाई और पी पाई डी पाई दोनों अवेलेबल है क्या, ऐसा पूछेगा। इसमें पूछेगा कि क्या इसके अंदर पी पाई और पी पाई डी पाई दोनों है, अगर है तो कितने कितने हैं। समझ में आ गया। और बिल्कुल सिंपल इसका आंसर देना। तो हम आंसर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना देंगे। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ऑक्सीजन लिखा हुआ 2, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा यहां, 4। सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है और 6 बॉन्ड भी बनाता है और 2 बॉन्ड भी बनाता है, तो यहां पर इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। अब ये सिग्मा है और ये क्या है, ये सिग्मा और ये क्या है, तो हमें पता लगाना है कि वो कहां का है, मतलब कौन सा ओवरलैपिंग हुआ। इसके लिए हमें वो इलेक्ट्रॉन्स कहां का है उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये मैं VBT से सिखाते आ रहा हूं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले मैं सल्फर के बारे में VBT के पास गया, वो जो तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ला रहा हूं ना, वहीं से मेन सब कुछ आंसर निकल के आएगा। सल्फर के कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p4। अब ये आउटर सेल है, ये हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें याद है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते करते हमें याद हो गया कि वो कहाँ का, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का हम पता लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें मैं बता रहा हूं कि ऐसे निकाला जाता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट इमेजिनेशन हो रहा है कि वहां का इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको निकालने की कोई नीड नहीं है। ये मैं विजुलाइज करवाने के लिए निकाल रहा हूं। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि ये एक एस का है और
3 p का है, 1 d का है, क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग में पिक्चर बन रहा है, हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि हाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है, नहीं एक एस का नहीं, एस का एक भी नहीं है, और पी का 4 है, 1 2 3 4, यहां पर 3d है, तो यहां पर सल्फर कितना बॉन्ड बनाया है? 4 बॉन्ड बनाया। अभी जो कंडीशन दिख रहा है वो कितना बॉन्ड बनाने के लायक है? 2। इसका मतलब एक जंप मारेगा, तो पहले तो ये जंप मारेगा ना, अब ना 4 बॉन्ड बनाएगा, जितना अनपेयर्ड उतना 4 बॉन्ड। ये हमारे दिमाग में आया कि सल्फर यहाँ 4 बॉन्ड बनाया है, उसका मतलब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और एक क्या रहा होगा? पेयर्ड। ये चीजें हमें जानना पड़ेगा, नहीं जानोगे आंसर नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? और ये जानना बिल्कुल आसान है, अगर भगवान भी आके बोलेंगे तो यही बोलेंगे, उससे भी नहीं जान पाओगे तो आंसर नहीं करोगे। इसीलिए ये चीजें जानना पड़ेगा कि यहां पर सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, और VBT बोलता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनेगा। जब हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो ऐसा कुछ निकाला, तो हमें समझ में आया कि 2 ही अनपेयर्ड है, इसका मतलब सल्फर यहां पर केवल 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां हमें बॉन्ड बनाते हुए 4 नजर आ रहा है। इसीलिए मैं बोला था पहले बॉन्ड बनाओ, तो जैसे तुम बॉन्ड बनाए तो तुम्हें ये चीज समझ में आया कि सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है और यहाँ 2 ही बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि 2 ही अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा। अब ये मत पूछना कि सर ये क्यों नहीं मारेगा, ये वाला सिमिलर टाइप का होता है तो उसमें एनर्जी कम लगेगा, इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा ना। ये कहाँ का है? 3s का है और 3d का है। 3s से 3d में जाना बहुत ज्यादा एनर्जी, और 3p से 3 में d में जाना। अच्छा मुझे वही बताओ कि 3s में और 3p में 3d में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? 3s में 3p और 3d में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? 3s में और 3p में और 3d में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है? अब मैं तुमसे एक लाइन बस बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। किसको तुम पहले भरते हो तो उसका एनर्जी क्या होता है? जिसको पहले भरते हो उसका एनर्जी ज्यादा होता है। ये बात तुम जानते हो ना, लेकिन लिंक नहीं कर पा रहे हो। जिसको हम पहले फिलअप करते हैं उसका एनर्जी कम होता है। किसको तुम पहले फिलअप किए हो तो इसका एनर्जी क्या होगा? जिस ऑर्बिटल्स को पहले भरा जाता है उसका एनर्जी कम होता है। तो ये कौन सोचेगा? ये चीजें लिंक करो, जिसको पहले भरा जाता है। यही होता है आईक्यू, कि हम पकड़ पा रहे हैं। एक बार बता दिए हम पकड़ लिए उसको, कि जिसको पहले भरा जाता है उसका एनर्जी कम होता है। अब मुझे बताओ, ये सबसे हायर एनर्जी है, यहां एक इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, क्या चाहेगा? 3p से लेके जाना चाहेगा या 3s से लेके जाना चाहेगा? क्योंकि ये तो ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, और ये कम डिफरेंस है, तो कहां से लेके जाना चाहेगा? तो तुमसे कोई पूछेगा कि सर आपने जंपिंग यही, मतलब तुमसे हमसे नहीं, कि जंपिंग यहीं से क्यों करवाया, तो उसका आंसर क्या दोगे? यहां एनर्जी गैप क्या है और यहां एनर्जी गैप क्या है? अच्छा, जंपिंग होने में एनर्जी लगता है या रिलीज होता है? क्यों? क्योंकि लोअर से कहां जा रहा है, और जो चीज लोअर से हायर में जाता है तो क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो तुम कम देना चाहोगे या ज्यादा देना चाहोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको समझा देना कि हम कम देना चाहेंगे। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप नहीं होगा। समझ में आ गया ना? तो हर चीज का लॉजिक है। यानी कि केमिस्ट्री में सर एक्सेप्शन बहुत है। एक्सेप्शन नहीं है, खत्म हो गया एक्सेप्शन तुम्हारा। केमिस्ट्री लॉजिक है पूरा, और आएगा अभी न्यूमेरिकल इसके बाद फिजिकल में। पूरा टाइम न्यूमेरिकल से चलता रहेगा। फिजिकल जैसे स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल। ये समझ में आएगा कौन जंप करेगा, क्यों जंप करेगा? क्यों जंप करेगा? क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है इसको। ये क्यों नहीं जंप करेगा? 4 ही बॉन्ड बनाना है, इसको जंप करा के हमें 6 बॉन्ड थोड़े ना बनाने हैं। तो हर चीज का आंसर होना चाहिए कि यही जंप क्यों करेगा, अब ये क्यों नहीं जंप करेगा। इस चीज का आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए, हमारे पास है। ये समझ में आ गया कि ये क्यों करेगा,
अब इसको जंपिंग नहीं करवाएंगे, समझ में आ गया? क्यों? 4 ही बॉन्ड बनाना है, तो 4 बॉन्ड अनपेयर्ड हो गया, 4 बॉन्ड बनवा दिया हमने। ये नहीं किया, ये किया, ये सारा चीज एक लॉजिक होना चाहिए, नहीं कि उसी में पड़े हुए कि इसको कि पता नहीं क्यों नहीं किए हमने। एनर्जी इसका कम है और यहां जाना है, तो लोअर एनर्जी गैप, कम एनर्जी देना पड़ेगा। जब करना हो तो कहां से करोगे? फर्स्ट फ्लोर से या 10वें फ्लोर से? कहां से जंप करोगे? फर्स्ट फ्लोर से या 10वें फ्लोर से? जहां से एनर्जी, अच्छा नीचे से मान लो ऊपर जंप करना है, तो तुम फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहोगे कि 10वें फ्लोर पे जाना चाहोगे? लिफ्ट नहीं लगा हुआ है, ऐसे डायरेक्ट जंप करना है तुम्हें। ये समझ में आ गया ना? तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब यही जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं और यही है, समझ में आ गया? तो अब इसको हम क्या करते हैं, चारों में से नाम देते हैं। इसको क्या बोल दूं मैं? पी। इसको क्या बोल दूं? इसको क्या बोल दूं? और इसको क्या बोल दूं? रैंडम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं हम, इसमें कोई वो नहीं है कि सर इसको पी बोलते हैं क्या। तुम चारों में से किसी को कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, सिर्फ सिग्मा के पास डी नहीं चाहिए, तो हम आगे समझा देंगे क्यों नहीं चाहिए। समझ में आ गया? तो सल्फर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहा है, उसके बारे में तुम आइडिया लगा लिए ना, कहाँ का है? आइडिया लगाए कि नहीं लगाए? तो ये आइडिया जब जब तुमसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का है, तब तब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और ये लिखोगे। इतना हो गया सबको क्लियर? चलो अब यहां है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के बारे में पता लगाते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने हैं? 4। तो 1 2 3 4। अभी कितना अनपेयर्ड है? 2। अच्छा, जंपिंग तो पॉसिबल होता नहीं इसमें, ये सब हम पहले से पढ़ा के ला रहे। इसमें जंपिंग पॉसिबल है क्या? नहीं। अच्छा, जंपिंग नहीं होने वाला है, इसका मतलब इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला है, ये वाला पेयर्ड है, ये पेयर्ड है और यही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड में। तो ये कहाँ का है? हाँ, तो दोनों ऑक्सीजन के बारे में पता लगा लिए ना कहाँ का है, बरोबर। अब इसके साथ बॉन्ड बना दो आप। ये सिग्मा हो गया, सिग्मा, और ये क्या हो गया? हाँ, तो जो ये पाई है उसका नाम बताओ। पी पाई, और एक और पाई है पी पाई। अब एक तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसको पी मान के पी पाई क्यों नहीं बोल रहे? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बोल रहा, पहले इसको लिख लो। कहने का मतलब ये है कि सर ये सिग्मा को यहाँ डी कर दो और पी को यहाँ कर दो पाई, तो ओवरलैपिंग की वजह से मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे मन में डाउट आया तो मैं बताऊंगा, तो नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर नहीं आने दो। तो ये समझ में आ गया पी पाई कैसे बनाएगा। और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा मैं, इतना कुछ निकालने की जरूरत भी नहीं। ट्रिक मतलब वही एनालिसिस। ट्रिक का मतलब हर चीज नहीं कि रटवा दिए ट्रिक हो गया, ये तुम इसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस से ही कुछ ट्रिकें बनाए जाते हैं। ये लिख लिए? अच्छा, अब यहीं पर मैं बता दे रहा हूं SO3 का। SO3 में कितना इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा? 6 बॉन्ड बनता है ना SO3 में। कोई डाउट है? चलो, तो मुझे बताओ ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ के हैं? एक एस का, 3 और 2। चलो पहले बॉन्ड बना लेते हैं, इसके बाद का। इस इलेक्ट्रॉन को हम एस का बोल दें, इसको पी का बोल दें, इसको पी को बोल दे। ये पी और 2 डी है ना, तो 2 डी है तो एक डी यहां ले लो और एक डी यहां, एक पी यहां ले लो। ये ऐसा क्यों हुआ? सिग्मा में डी लेंगे लेकिन अभी नहीं,
अभी डी जब आए तो पाई को देना है। अभी ध्यान में रखो इस चीज को, मैं कल इसको और क्लियर जब डायग्राम बना के बताऊंगा ना तो और क्लियरिटी हो जाएगी कि हम पाई को ही डी क्यों ले रहे हैं। अब ऐसा सोचो दिमाग में ना कि पाई बनाना है और डी और पी दोनों हैं, तो पाई हम डी के साथ बनाएंगे, ज्यादा प्रीफर उसको करेंगे हम। ये चीज अभी दिमाग में रख लो कि अगर पाई बनाना है तो हमें पी को दूं या डी को दूं, तो तुम किसको दोगे? डी को देना। तो ये पाई बनाया हमने तो ये डी को देंगे, ये पाई बनाया हमने डी को दिया। अच्छा ये पाई बनाया तो हमने डी हमारे पास हम नहीं है, पी को देंगे, इसको तो दे नहीं सकते। अच्छा ऑक्सीजन वाला कहाँ का है? तो ये पाई का क्या बना और ये पाई क्या बना? ये पी और ये डी, तो पी पाई, और ये कहाँ का है? पी पाई। कोई डाउट है? अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑक्सीजन में O2 में कौन सा पाई बना हुआ है, O2 में पाई का नाम बताओ, O2 में पाई का नाम बताओ, तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है एनालिसिस। क्या इसमें डी होता है क्या? तो इसमें बिना हम सोचे समझे क्या बोल देंगे? N2 में बताओ इसमें डी होता है क्या? यानी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में जो भी पाई बनाएगा उसमें डी कभी नहीं होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में ऑक्सीजन हो, BCNOF, हाँ सिर्फ पी बनाएगा, लेकिन जस्ट इसके नीचे वाला वो डी वाला आ जाता है। इसीलिए आपसे SO2 पूछा जाता है, एक सेकेंड पीरियड का और एक थर्ड पीरियड का। कोई डाउट है? चलो समझ में आ गया ना इसमें?